मंगलवार को यानी कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधि मंडल के 51 सांसदों के साथ जो 59 बाकी सदस्य थे अपने आवास पर मुलाकात कर रहे थे। तब बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही थी। एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सूले हो पीएम मोदी को खिताब देती हुई दिखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद पीएम के साथ ठहाके लगाते हुए दिखे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी प्रधानमंत्री के साथ एक गहन चर्चा करते हुए दिखे। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय अब से कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। वो अपनी यात्रा के अनुभवों को प्रधानमंत्री को लिखकर लिफाफे में देते हुए दिखे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने प्रतिनिधि मंडल की यात्रा की पूरी जानकारी एक फाइल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बाद आई एक हंसती मुस्कुराती सौहार्द वाली तस्वीर। मतलब तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर ये तमाम लोग आए हैं। और हम दोबारा आपको याद दिला देते हैं, ये सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं थे और जिन जिन का मैंने नाम लिया वो तो कतई नहीं थे, वो तो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के सांसद थे। ये अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत कर आए सांसद हैं। शशि थरूर कांग्रेस की टिकट पर तिरुवनंतपुरम से 3,58,155 वोट लेकर जीते। राजीव राय समाजवादी पार्टी की टिकट से घोसी की सीट को निकाल लेते हैं और घोसी की जनता उन्हें 5,03,131 वोट देकर जिताती है। फिर मनीष तिवारी को कांग्रेस के सिंबल पर चंडीगढ़ के लोग 2,16,657 वोट देकर सांसद बनाते हैं। सुप्रिया सूले को बारामती की जनता ने एनसीपी शरद गुट के सिंबल पर 7,32,312 वोट देकर सांसद बनाया। डीएम की कनी मोदी को कुतुतुकुड़ी से 5,40,729 वोट पाकर जीत हासिल की। कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह को फतेहगढ़ साहिब से 3,32,491 लोगों का समर्थन मिला है वोटों के जरिए, तब जाकर ये सब सांसद बने हैं। अब आप कहेंगे रूबिका जी क्या मतलब है, मतलब आप क्या बताने की कोशिश कर रही है, कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है? अभी सब समझ जाएंगे आप। जयराम रमेश का बयान सुनिए, सब समझ जाएंगे आप। सुनिए। आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था राष्ट्रीय हित में, पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता हैं, लीडर हैं, एमपी नहीं लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के दलों के, उनसे आप कब बातचीत करेंगे? उनको आप कब विश्वास में लेंगे? आप समझ गए ना? आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र में पार्टियों का महत्व होता है, सबसे ज्यादा महत्व होता है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में राजनीतिक दलों की ताकत कौन बढ़ाता है? सांसद बढ़ाते हैं। जयराम रमेश जी चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के से मुलाकात होनी चाहिए, यानी लीडर्स जो है उनसे मुलाकातें होनी चाहिए। सांसदों से ज्यादा महत्व वहां पर है और इसीलिए अपने 90 सेकंड के रिएक्शन में जयराम रमेश ने 10 बार लीडर शब्द का इस्तेमाल किया है, 10 बार। अब एक सवाल जो कई विपक्षी पार्टियों के नेता और हमारी चर्चाओं में उठा है वो ये कि आखिर 31 देशों की इस यात्रा में जो प्रतिनिधि मंडल गया था वहां से क्या लेकर क्या आया, क्या हासिल हुआ है? वैश्विक मंच पर भारत की एकजुटता का संदेश, भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। कोलंबिया जैसे देश ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना स्टैंड बदला। आतंकवाद पर पाक के खिलाफ भारत ने सबूत के साथ पक्ष रखा। पाकिस्तान के आतंकवाद परस्त होने पर किसी देश ने संदेह नहीं जताया। दूसरा सवाल यह आता है कि हमारे ही कई डिबेट में यह पूछा जाता रहा है कि छोटे छोटे देशों का समर्थन अगर भारत को मिल भी गया तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? ये प्रतिनिधि मंडल जिन छोटे छोटे देशों में गया है ना, उनका एक वोट माने रखता है। और वो आगे आप समझेंगे कैसे। ये जितने भी देशों में गए थे उसमें मौजूदा यूएनएससी के 12 सदस्य देश शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल सिर्फ 2 अस्थायी सदस्य, एक तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, एक सोमालिया,
और एक स्थायी सदस्य चीन। ये 3 जगह है। लेकिन उसके अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाथीविया, लाइबेरिया वहां भी पहुंचे। अब आप कहेंगे छोटे छोटे मुल्क क्यों? अरे ये वो देश हैं जो 1 जनवरी 2026 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनेंगे। कईयों का कार्यकाल अभी जो है वो खत्म हो रहा है और यूएनएससी में जब भी वोटिंग होती है, माइंड यू पीपल, जब भी वोटिंग होती है, याद रखिएगा, चाहे वो अमेरिका हो कि गुयान, सबके वोटों की जो वैल्यू है वो एक है। इसीलिए कौन मजबूत देश है, कौन कमजोर है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक एक बूंद को जोड़ लीजिए। यूएनएससी के अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम देशों को भी साधना था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख लगातार धर्म की आड़ ले रहा है ना, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के इस यात्रा का इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। 21 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, उसमें कहा जाता है कि एक संसदीय संघ की बैठक, इस बैठक में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को प्रस्ताव में शामिल करना चाहता था, लेकिन मेजबान देश इंडोनेशिया, मिस्र, बहरीन, उसने विरोध कर दिया। अब ऐसे ही विरोध कर दिया क्या? सपना आएगा कि विरोध कर देंगे? इसे दस्तावेज में शामिल करने से इनकार किया इन मुल्कों ने, इंडोनेशिया, मिस्र, बहरीन। हमारे संसदीय प्रतिनिधि मंडल की बदौलत इन तीनों देशों में गए थे, उन्हें समझाने में कामयाब हुए। यानी रिप्रेजेंटेटिव्स की यात्रा जिस उद्देश्य से तैयार की गई थी, लगता है ऐसा, लगता है। अभी तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जब न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो वो बताएंगे। लगता है कि भारत जिस उद्देश्य से गया था उसे हासिल करने में सफल रहा। अब इसकी सफलता कितनी प्रतिशत रही है, ये धीरे धीरे सबके सामने आएगा। लेकिन गूंज में आज का बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी सांसदों के प्रधानमंत्री की मेजबानी की जो की गई है प्रधानमंत्री ने, उसमें कोई राजनीतिक परेशानी वाली बात क्यों दिखाई दे रही है? पीएम ने की मेजबानी क्या राजनीतिक परेशानी की वजह बन सकती है? शुरू करते हैं गूंज। और मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले देखिए, हम प्रतिनिधिमंडल की बात कर रहे थे, हम डेलीगेशन की बात कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, घोसी से चुने गए सांसद, छोटे मोटे वोटों से नहीं, बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जुड़ चुके हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें बाकायदा हिस्सा भी उन्होंने लिया। और ये मत भूलिए कि एक पूरी फाइल तैयार की है और प्रधानमंत्री को सौंपी भी है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव राय साहब आपका। बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है, हमें पता है जब आप जा रहे थे तब भी राजीव जी आपसे बात हुई थी, आपने ये कहा था देखिए ये सारी की सारी दलों या दलगत राजनीति ये बाद में देखी जाएगी, अभी देश का पक्ष रखना है। जब आप वहां पर पहुंचे राजीव जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा देश के सांसद होने के नाते? मतलब सपा और घोसी का सांसद इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप विश्व पटल पर गए, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए, जब हम यहाँ से गए तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसलिए मुझे चुना है। और वहाँ हम किसी पार्टी या दलगत से ऊपर देश की आवाज़ बनकर जा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। और मुझे खुशी है कि जो नेताजी ने हमें सिखाया था, आपको याद होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, तो सबसे पहले नेताजी उस समय भी खड़ा होकर विपक्षी दलों में सेना का और सरकार का समर्थन किए थे। जब रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन ग्लेशियर में जाकर पाकिस्तान पर फायरिंग करवाया था, चाहे चीन के बारे में लगातार पार्लियामेंट में बोलते रहे। तो हमने तो वही सीखा कि जहां देश आ जाए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। और वहां जाकर जो हमें जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करना था, चाहे उनका 47 से लेकर अब तक का इतिहास पता ना हो, चाहे इस सुझाव पर कि आप उनसे बात करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर पठानकोट का याद दिलाना हो, चाहे मुझे उनको ये याद दिलाना पड़े कि हम दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए। और आज़ाद क्या, हम तो आज़ाद हुए पैदा हुए, हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बन गए।
और वो दुनिया का सबसे बड़े आतंकी देश बन गए। आप जब कहते हैं हमसे कि पाकिस्तान से बात करो, तो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार है और हमारे यहाँ सिविल गवर्नमेंट है। आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वहाँ एक गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, कमांड है, कंट्रोल है, और जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट बनना चाहता है तो और जुल्फिकार तो अली राजीव भुट्टो जी, बन ये जाता सारी है, बातें नवाज शरीफ आप बन जाता उनके है या जहन इमरान में खान डालने बन में जाता है। कामयाब हुए क्या? जिन जिन मुल्कों का आपने दौरा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बात की मुझे खुशी है कि जहाँ भी उन लोगों को कोई कन्फ्यूजन या सूचना का अभाव था या कुछ और परसेप्शन था, मैंने पूरी ईमानदारी से तथ्यों और तर्कों के साथ उनके जैसे मैंने उनसे पूछा कि एक आप ये सोच कि अगर हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटना होती तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का होता है, लंदन में हो तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म है, ये गलत है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना हुआ उसमें पाकिस्तान का परोक्ष रूप से हाथ जरूर रहा है। यूएन डिजिग्नेटेड सबसे ज्यादा अगर आतंकी है तो पाकिस्तान में है, और बिन लादेन भी वहीं पकड़ा गया। तो इस बातों को कौन खारिज कर सकता है? तो कौन राजीव जी, अगर मैं आपसे सहमत हुए। राजीव जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल जब डेलीगेशन पीएम से मुलाकात कर रहा था तो ये डेलीगेशन क्या ये बता रहा था पीएम को कि ये जो हमारा लक्ष्य था हिंदुस्तान देश के नाते कि दुनिया को एक किया जा सके, वो आप कर पाए हैं आतंक के खिलाफ, हाँ या ना? और फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी राजीव जी। नहीं, सबने चाहे मैं हूं चाहे जितने भी ग्रुप गए थे, सारे सांसदों ने अपना 100% देश के नाम किया है, और मुझे लगता है कि एक सफल कार्यक्रम रहा है। ओके राजीव जी, आपने कहा कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज ही जयराम रमेश जी का एक बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, सांसदों से मिले, ठीक बात है, ये तो वो चुने गए थे सांसद और उनको भेजा था, लेकिन अब उन्हें लीडर्स से मुलाकात करनी चाहिए। आप भी ये बात मानते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए? आप जानते हैं मॉनसून सेशन तो शुरू होने ही वाला है राय साहब, लेकिन आप जयराम रमेश की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं जयराम रमेश की बातों से नहीं, मैं अपने नेता की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, और उदाहरण के साथ इत्तेफाक रखता हूं कि जब 62 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की, उसमें सरकार को बुरा भला कहा। तो कोई सोच सकता है, आप या मैं, कोई सोच सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश विरोधी थे? मुझे लगता है कि ये मौका ही नहीं देना चाहिए सरकार को। जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि सदन बुला के, ठीक है वो मानसून सेशन तो होने वाला ही था, इतने पहले घोषणा करके आपको कोई वजह नहीं है। आप जितना किसी बात को छुपाएंगे उतना आपके ऊपर शक करेंगे। देश के लिए सब है, सरकार भी देश के लिए, विपक्ष भी देश के लिए, देश के नाम पर सब एक है। अगर इतनी सी बात है तो सत्र बुला के हो सकता है हम आलोचना नहीं, बेहतर सुझाव भी देते। मेरे पास तो बहुत सारे सुझाव थे जो मैं एकेडमिशियन होने के नाते मैं देता, लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी और विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन जो मॉनसून सत्र आ रहा है, क्या उसमें ये बातें नहीं आएंगी? रूबिका जी, आप बहुत विद्वान हैं। 1962 के जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में पता कर लीजिएगा कितने दिन पहले वो सत्र बुलाया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने बांध लिया था। अगर मानसून सत्र में बात होगी और अभी बात हो जाए या 2 दिन का सेशन ही बुला ले, हम जीएसटी के लिए सेशन रात को 12 बजे खोल सकते हैं। पार्लियामेंट को जीएसटी को सेलिब्रेट करना है, देश के ऊपर समस्या हो तो उसके लिए अगर बात ही करना पड़े तो इसको सरकार को भी इशू नहीं बनाना चाहिए कि हम नहीं बुलाएंगे। ये देखो, जब देश की बात आती है ना, सबको एक दूसरे के साथ सहयोग और एडजस्ट करना चाहिए। सरकार को भी इसको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस मसले पर होमवर्क किया था सर। मैंने ये जानने की कोशिश की, आपने 62 का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशन हुए, जैसे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, आपको पता है वो हम जब म्यांमार घुसे थे तब एक ऑपरेशन हुआ था, पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी एक ऑपरेशन हुआ था। लेकिन क्या विशेष सत्र बुलाया गया? क्या करगिल वॉर के समय विशेष सत्र बुलाया गया? मैंने जब देखा तो ऐसा कोई विशेष सत्र कभी बुलाया नहीं गया 62 को छोड़ के सर। 8 नवंबर वो तारीख है, मैं अच्छे से आज भी जानती हूं, लेकिन उसको छोड़कर कभी कोई विशेष सत्र बाकायदा नहीं बुलाया गया। हाँ, जब देश पे ऐसी कोई मुसीबत आई तब सत्र चला करते थे, तो उसमें बात हो गई, अलग बात है। राय साहब। हाँ, कारगिल वाला वही उदाहरण है, कारगिल वाला वही उदाहरण। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सरकार भी अपने ईगो पर क्यों ले रही है कि हम नहीं बुलाएं? क्या नुकसान हो जाएगा देश का? अभी जो आप जिस विपक्षी दल को जो आज कहना है, 1 महीना बाद भी वही बात कहेगा।
तो अगर देश में सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता बने रहे, इस तरह के समस्याओं के खिलाफ सब लोग एकजुट रहे, इसके लिए अगर बुलाकर बात ही हो जाती तो सरकार का क्या नुकसान हो जाता था। पर राजीव जी, आप तो मॉनसून सत्र किसी को भी, मैं पक्ष विपक्ष सबको कहता हूँ, नहीं वो बात आपकी जायज है, लेकिन अब तो मॉनसून सत्र आ रहा है सर। ठीक है, मानसून सत्र में हम लोग बात उठाएंगे। मुझे जो सुझाव देना था, बहुत सारी बातें मैंने कल प्रधानमंत्री जी को भी जो लिखित रिपोर्ट दिया, मैंने उनसे यही कहा कि सर उन्होंने मुझसे मेरी अच्छा लगा, मुझे मेरे नाम से बुलाया, तारीफ किया, मैंने कहा मैंने वही किया है जो नेताजी ने सिखाया है, और अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बातें जो मैंने वहाँ अनुभव किया है और उसको राष्ट्रीय हित में पब्लिक डोमेन में बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता आजकल पाकिस्तान वाले किसी चीज को पिकअप करके प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। तो मैं महसूस किया कि मुझे आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहिए, इसलिए मैं लिखित रूप से कुछ ले आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सौंपूं। प्रधानमंत्री जी उस पर भी खुश हुए, बोले हाँ दे दीजिए, ये अच्छा काम किया मैंने। तो उतनी मैच्योरिटी तो हम लोगों के अंदर भी है और होनी चाहिए कि जो मुद्दे जिसको हमारे विपक्षी, हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट कर ले, उन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में नहीं सरकार के साथ बात उठानी चाहिए। राजीव जी, वाकई ये तो काबिले तारीफ है। ऐसा हो नहीं सकता कि सारी पॉजिटिव चीज़ें ही आपने देखी होगी, कई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो आपको, सरकार को, प्रधानमंत्री को और बाकी विदेश मंत्री को बताने होंगे कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, हमें पूरे करने चाहिए। लेकिन आपने परिपक्वता दिखाते हुए उसे बंद लिफाफे में पीएम को दे दिया है ताकि पाकिस्तान इसका फायदा ना उठा पाए। लेकिन आप भी जानते हैं राजीव जी, भयंकर इस पर राजनीति हो रही है। ये कहा जा रहा है आप लोग छुट्टी मनाने गए थे, ये कहा जा रहा है कि देखिए वहाँ गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, गाने सुनाए जा रहे हैं। ये कैसा प्रतिनिधिमंडल है? और ये कोई और नहीं, आप ही के इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनको आप? देखिए, दोनों बातें हैं। जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वो आइटिनरी देख ले। जैसे हमारा ही था, 10 दिन में 5 देश, और कितने दूर दूर थे, हम दिन भर चलते थे और अगले दिन एजेंडा पर काम करते थे। हम एयरपोर्ट भी नहीं देख पाए। ये उनकी छोटी सोच है, मैं इसको क्या कहूँ। और जो वो दृश्य, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ, मैं एक एडमिशन में वो दृश्य जो वहाँ अंताक्षरी गाया जा रहा था, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो गंभीर मुद्दे पर हम लोग गए थे, गंभीरता के साथ अपनी बात रखनी थी, और जनता भी उम्मीदों से रोज देखती थी कि हमारा कौन सा प्रतिनिधिमंडल कहाँ गया है, क्या बात कर रहा है। वो आपका अंताक्षरी सुनने देखने नहीं देखना चाहती थी। तो हम सबको, और मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है, हाँ। हम सबको अपनी मैच्योरिटी और गंभीरता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन वहाँ असद ओवैसी अल्जीरिया में गए थे, वो बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे रेखा जी के, जब वो गाना गुनगुना रही थी। आप मेरे ख्याल से उसी एपिसोड का जिक्र कर रहे हैं, उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना राय साहब? आप भी उसी का कर रही हैं? हाँ, मैं उसी का कर रही हूँ। हाँ, और एक शशि थरूर भी थे जो एक गाना कहीं गा रहे थे। हमने ये जानने की कोशिश की राजीव जी, तो ये पता चला कि अल्जीरिया के लोग जो है वहाँ जाने तू के नाम से ही हिंदुस्तानियों को जानते हैं, क्योंकि एक मशहूर मूवी आई थी जाने तू या ना जाने तू, जो गाना है। तो रेखा जी ने ऐसे ही कि हाँ, वो लाइनें मुझे याद है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये असद ओवैसी कह रहे हैं सर। मतलब प्रखर मुखर तरीके से जो सरकार का विरोध करते आए हैं। हालांकि आपकी बात यहाँ समझ में आती है कि आप जो कह रहे हैं कि एक सेंसिटिविटी अलग माहौल में थी और जो तस्वीरें आती हैं वो एक अलग मैसेज देती है। लेकिन राजीव जी, अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरा देश देखता चला आ रहा है और दूसरी तरफ आपके साथ ही कांग्रेस का स्टैंड भी देखा जा रहा है। आपको इन दोनों में फर्क दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि आप बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ ईमानदारी से। नहीं, वो कांग्रेस के साथी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग जवाब दें। हम समाजवादी लोग सीधी सादी बात करते हैं, और ये नेताजी ने हम लोग को सिखाया कि जब मुद्दा राष्ट्र का हो तो इधर उधर की कोई बात नहीं, राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ, 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ खड़ा होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव राय घोसी से सांसद, समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त वो यही कह रहे थे कि देखिए, हमें तो नेताजी ने यही सिखाया है कि जब राष्ट्र का मुद्दा हो तो किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम आपको विंडो में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको इस वक्त अनुराग भदौरिया जी दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। एलजेपी आर से
सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी आपको दिखाई दे रहे हैं और विंग कमांडर बख्शी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए अब शुरुआत करते हैं। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड में बताइए, आप लोगों से बार बार ये मांग की गई कि तमाम पार्टियों के लीडर्स के साथ बैठकर एक छोटा सा डिस्कशन क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं किया वो डिस्कशन आपने? राहुल गांधी, फिर वहां से ममता बनर्जी, फिर वहां से अखिलेश यादव, फिर यहां से अरविंद केजरीवाल, इन सबको इनवाइट करके क्या एक सेशन नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए रूबिका जी, 30 सेकंड ही दिया इसलिए मैं पहले ही उदाहरण देता हूं कि जिस तरह से शरद पवार जी ने भी आज कहा कि जब मॉनसून सेशन हो रहा है तो स्पेशल सेशन सिर्फ राजनीति करने का तरीका है। तो राजनीति नहीं, अगर मुद्दे पर चर्चा करनी है तो मॉनसून सेशन अभी राउंड द कॉर्नर है और उस पर हम करेंगे, सारे चर्चा करेंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ये शरद पवार जी सबसे अनुभवी ऑपोजिशन के सबसे ज्यादा अनुभवी पॉलिटिशियन है, उनसे ज्यादा उस पूरे जो इंडी परिवार में उतना अनुभवी कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी से कहा कि जरूरत नहीं है कि कोई यहां अभी एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जब सेशन होने वाला है। दूसरी बात, वो सेशन में चर्चा क्या करना चाहते हैं जिनको, जब उनके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देश की बात आती है, देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, दल से हट के बात करेंगे। नहीं, तो ये दल की बात करने आप लगते हैं। जब जफर इस्लाम साहब एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। मॉनसून सेशन जब शुरू होगा तो आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनसून सेशन चलाना, मतलब प्राथमिकता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बड़ी और उसके बाद विपक्ष की भी आती है, तो उसमें तमाम सवालों की जवाब देंगे, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल देंगे। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ऑपोजिशन लीडर्स को और उनके बेंच को आग्रह करूंगा कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन हो तो उस मुद्दे पे जो चर्चा हो के, जब उस पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाए कि ये सब सारी बातें चर्चा होंगी, दूसरे दिन आके प्ला कार्ड लेके वो पार्लियामेंट सेशन को भंग करने का कोशिश ना करे। पंकज जी, बस इतना, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का व्यवहार करे। पंकज जी, बड़ा सवाल यह है कि आज ये जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सांसदों से मिले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लीडर से मिलना जरूरी है। तो सांसद छोटे हैं क्या लीडर से? ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सारे दलों के जो नेता हैं वो आ जाएं और प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर लें। अरे जब इतने इतने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक था? उसके हर पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए 33 देशों को जो भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, वो कदम और भी ज्यादा ऐतिहासिक था। अब ये जो ऐतिहासिक काम हो गए तो प्रधानमंत्री जी को 2-4 ऐतिहासिक काम लगे हाथ और कर लेने चाहिए, और उसमें से एक है सर्वदलीय बैठक। संसद का विशेष सत्र बुलाने से तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि मानसून सत्र हो ही रहा है। अरे संसद के सत्र तो साल में 3 बार होते हैं, मॉनसून सत्र हो रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। 11 साल में रूबिका जी हालत ये हो गई है कि पहले संसद की बैठकें एक साल में 135 दिन चला करती थी, 135 दिन। अब कितने दिन चलती हैं? 55 दिन। ये संसद के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इस सरकार का। केवल सरकार का या विपक्ष जो प्लकार्ड लेकर इधर उधर चलता फिरता दिखाई देता है हर थोड़ी दिनों में और थोड़ी सी चीज पर वॉकआउट कर देता है? आप ही लोगों ने कहा था मणिपुर पर हमें डिस्कशन चाहिए। सर मुझे वो पल याद है, मैं स्टूडियो में थी। मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो सबके सब वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गंभीरता मणिपुर के प्रति पूरा देश जानता है। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सर। पहले आप कहते हैं कि मणिपुर पर बोलिए, जब बोलते हैं तो कहते हैं आप गंभीर नहीं है। तो ये तो ना चित भी मेरी ना पट भी मेरी है ना। जो प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर गए न हों, वहाँ का दर्द समझते न हों, उनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? गोलपोस्ट काहे चेंज कर रहे हैं पंकज जी? हमेशा ये क्यों? पहले क्या कहा था आपने कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले 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 बोलते रहे, आप ये बात कहते रहे। अब जब वो बोले तो आप लोग सब उठकर चले गए, फिर कह रहे नहीं हमें गंभीरता नहीं दिखी। तो बार बार के आग्रह के बाद कि बोले बोले बोले, बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? उसी से गंभीरता पता चलती है। अरविंद वाजपेयी उसी से गंभीरता पता चलती है। देखिए इसी से चीजें क्लियर हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप कह रहे हैं कि एक संसद का विशेष सत्र आना चाहिए था। अब देखिए मॉनसून सेशन आ रहा है। अरविंद वाजपेयी जी,
जो विपक्ष की मांग है। और स्पेशली पहले वो पंकज जी कह रहे हैं क्या, तो इसमें क्या गलत हो गया? सांसदों से मिल लिया, अब सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? नहीं तो इसके बाद तो और बढ़ जाएगी इनकी मांग के, इस्तीफा दो। फिर कहेंगे सुरक्षा में चौक क्यों हुई, फिर कहेंगे हवाई जहाज क्यों गिर गए। देखिए ये भूल जा रहे हैं कि मुद्दे की गंभीरता क्या है। सवाल पूछे हैं, डेमोक्रेसी में पूछे, लेकिन सवाल जायज होने चाहिए, सवाल संवैधानिक होने चाहिए, सवाल के पीछे गंभीरता होनी चाहिए, सवाल की टाइमिंग होनी चाहिए। किससे लड़ रहे हैं? आतंकवाद से लड़ रहे हैं। डेलीगेशन हमने क्यों भेजा है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। जाने से फायदा हुआ ना? अभी तक 43 कंट्रीज हमारी सपोर्ट में खड़े हुए। मतलब एक बात समझिए कि गंभीरता आतंकवाद की समझनी होगी। कितनी घटनाएं पहले हुआ करती थी आतंकवाद, ये आतंकवाद की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, मणिपुर की समस्या, ये किसकी देन है? ये भूल जाते हैं। 26/11 के बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, भूल गए। 84 के दंगे हुए, उसको भी भूल गए। 1999 में 29 जुलाई को कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ। हमारे पार्ट पे क्या गड़बड़ी है, एक बात बताइए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो किया, 26 नागरिक वहां पे मारे गए, इनोसेंट नागरिक बेचारे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारा कामयाब है। अब ये क्या है दिक्कत? देखो इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जानबूझ के विपक्षी लोग जो है ये इस तरह का पोस्टमार्टम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं क्रेडिट मोदी को ना चला जाए, कहीं क्रेडिट मोदी को ना चला जाए, इसीलिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। पंकज जी मैं आती हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया। पंकज जी आई विल जस्ट कम टू यू सर। मेरे 3 और मेहमान, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया। जी 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 देखिए सवाल यह है कि विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है। मुसीबत के समय में विपक्ष ने विदेश की पटल पे भी जाके पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं पूरे विश्व के सामने रखी। ये तो विपक्ष अपना राष्ट्रीयता का धर्म निभा रहा है। सत्ता पक्ष को भी तो राष्ट्रीयता का धर्म निभाना चाहिए था, वो कब निभाते हैं? भाई विपक्ष यही तो बोल रहा है कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए। क्या गलत विपक्ष ने बोल दिया? कौन सी ऐसी मांग कर ली? 1972 में क्या नहीं बुलाया गया था जब 25वें साल मना रहे थे आजादी के? तब भी तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में भी तो बुलाया गया था जब 50 साल आजादी के जब मना रहे थे, तब भी बुलाया गया था। और 1992 में भी बुलाया गया था जब भारत छोड़ो आजादी, जब भारत छोड़ो के 50वें साल मना रहे थे। 2023 में ही बनाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था जब आपने नया संसद बुलाया था। आज तो हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उस पर हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, उस पर हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस कैसे रहे, इस पर चर्चा हो जाए। इतना बड़ा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हमारा जो हमारे देश की सेना है, बहादुर सेना है, जो जाबाज सेना ने जो इतना बहादुरी का काम किया है, उनको शाबाशी देंगे, उस पर भी बात होगी। इसमें बुराई क्या है? आप ये क्यों सोचते हो कि हम आप इतने डरते क्यों विपक्ष से कि विपक्ष निगेटिव? अरे विपक्ष तो पॉजिटिव बोलता है और पॉजिटिव सवाल उठाएगा, आपको नए सजेशन भी देगा विशेष सत्र में। तो आपको दिक्कत क्या है? आपको बुलाना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब मैं विपक्ष कहती हूं, आपने मैं ठीक है, एक आध चीज इधर उधर कर लीजिए। वो आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। आप दोनों पार्टियों ने जो लाइन और लेंथ ली है, प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट और उसके बाद आप कर दीजिए। मैं आपकी तारीफ कम करती हूँ, अब आज कर रही हूँ तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है आपको आदत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहती हूँ सुन लें आप। आम आदमी पार्टी, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ, मैं आतिशी के शुरुआत के अगर आप एक आध बयान को छोड़ दें तो आप लोगों ने बहुत ही समझ के साथ इसमें स्टैंड लिया है, ठीक है। अभी आपने राजीव राय को भी सुना है और आम आदमी पार्टी भी इस मसले पर स्टैंड कमोबेश उसी तरीके से ले रही है। अब आप एक ही बात पर अड़ गए। मॉनसून सेशन आ तो रहा है, जबरदस्ती उस बात पे खर्चा क्यों करना जो चीज बस कल को होने ही वाली है। और ये सवाल मैं नहीं, अभी देखिए लाइव मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं सर, मैं उन कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ। उनमें से एक व्यूअर कह रहा है कि क्या बात है रूबिका जी, मॉनसून सेशन आ ही तो रहा था, क्यों जनता के पैसे को और जबरदस्ती का आपको खर्चा करना है? ये सवाल पूछिए और मैं पूछ रही हूँ सवाल, जवाब दे दूं। 30 सेकंड सर। हाँ जवाब दे रहा हूं। मैं उनसे ये भी पूछ, नहीं देखा, सीधा सा सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुला लेते। सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है भाई देश के नेताओं के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय नेता हैं सभी पार्टी के दल के नेता हैं। अगर अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर दल के नेता, एक बार सुनिए, नहीं दल के नेता, अरे दोबारा बुला लेंगे तो क्या घट जाएगा भाई? देश की बात हो रही है ना,
और आप ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी All right, दोबारा बुला देंगे तो क्या घट जाएगा? मैंने कहा कि देश के नेताओं को बुला लीजिए तो जफर इस्लाम साहब, देश के नेताओं को बुला दीजिए, क्या दिक्कत है? एक सेकंड सर, दो और मेहमान, फिर मैं आ रही हूँ ना। 10 सेकंड और अच्छा, दे दीजिए। only 10 10 सेकंड और seconds, दे। हाँ। नहीं 10 सेकंड ज्यादा नहीं 10 सेकंड। ओके, भदौरिया 10 जी, सेकंड 10 सेकंड। मैंने कहा और थोड़ी और हम उसमें हम आपको सजेशन देते यही कहते कि और आप विदेशी नीति मजबूत कीजिए। पाकिस्तान को जो 40 अरब डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक, उस पे उसको कोशिश कीजिए रोका जाए। आईएमएफ ने उसको 1 अरब डॉलर दिया है, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का वहां पे स्टील प्लांट लगा रहा है, उसको ठीक है सर, 10 सेकंड ओवर हो गए। कुवैत और 10 यूएई सेकंड ने ओवर हो 10 अरब डॉलर देने गए की सर, बात की, जब आप उसको ये भी कहते रोकना हैं, चाहिए। हाँ ये हाँ तो हम ठीक चाहते हैं है, ना कि कुवैत भी गए पाकिस्तान को थे, देश को यूएई पूरी भी तरह गए से थे कीजिए। और उन तमाम जगहों पर गए थे। अनुराग भदौरिया जी, और मैं आवाज कम, तो क्या एक दिक्कत है सेकंड। उसमें? अब आप सुन लीजिए ना, मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं बढ़िया डिबेट हो रही है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपने रुबिका अपनी जी, बात रुबिका कह दी। जी, जफर रुबिका इस्लाम जी का मैं जवाब साहब देता हूं। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग देखिए, डांडा जी इंतजार कर रहे हैं और बख्शी साहब भी। सारा समय तो आज समाजवादी के नेता ही खा गए, लेकिन फिर भी 20 सेकंड में कोशिश करता हूं जवाब देने के लिए। रुबिका जी देखिए, हमने तो 2 बार बात करते हैं, आप नहीं सर्वदलीय करोगे। बैठक बुलाई, सभी लोग वहां पर आए, विजय शाह भूल गए। लेकिन मुझे अफसोस के सारे विजय शाह कौन है? विजय अफसोस की बात है बहुत। अरे एक मिनट बीच में मत बोलो यार, क्या शांति विजय से शाह सुनो। कौन है वो? नहीं विजय शाह कौन है बताइए ना, अभी पठानिया तुम कौन है सुन नहीं बताइए, रहे, रामचंद्र आपने- जाखड़ा कौन है बताइए, रवि कुमार कौन है बताइए। हम तो विदेश की धरती पे जाके आवाज राष्ट्र बंद का- कीजिएगा, रुबिका जी, जरा आवाज इनको- बंद कीजिएगा, एक सेकंड सर। मैं रुबिका फिर कह रही हूँ, अनुराग रुबिका जी, जी, please, कोई बीच ऐसे। में ना रोकेगा ना टोकेगा, आप सब अपनी बात कीजिए। जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करके कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। आपके पास बिंदु देखिए, हैं, मैं आप तो रखिए। जैसे आप बीच पार्टी में का बोल रहे हैं, डिसिप्लिन- मैं नहीं सर, मैं नहीं अलाउ करूंगी। वो लोग लिख रहे हैं मुझे, देखिए कि हम नहीं देखेंगे अगर इस तरीके से आप लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। नहीं, मैं उनकी बात मानूंगी, आपकी देखिए, बात नहीं मानूंगी। रुबिका मैं जी। अपने व्यूअर्स की बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी। कर लीजिए आपको जो करना है सर। जफर इस्लाम साहब, नहीं मैं नहीं मानूंगी सर। जफर रुबिका इस्लाम जी, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मैं अपनी बात रख रहा हूं, बीच में किसी के टोकता नहीं हूं। मैं अपनी बात इतना कर रहा था कि हमने 2 बार ऐसी बैठक बुलाई, सभी लोग आए, उसमें जिनको जो बातें रखनी थी बिल्कुल खुल के बात की। अब अगर उनके नेता सारे एमपी लोग गए हैं, वो भी तो आके ब्रीफ करेंगे अपने लीडर्स को। जिस अरे तरह से जफर प्रधानमंत्री इस्लाम जी को साहब, brief कर रहे आपने हैं, वो ऑपरेशन अपने leaders को सिंदूर brief जब किया करेंगे। था, तो तब उसमें- सर्वदलीय बैठक की थी ना, सब आपके साथ आ गए थे। फिर जब आपने अचानक मतलब पूरा माहौल अलग चल रहा था, अचानक आपने क्या किया, सीज फायर की बात कर दी, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीज फायर, नहीं, आपको ऑपरेशन correct कर देता सिंदूर हूं। खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ ceasefire कुछ देर के लिए उसे रोक दिया, ceasefire ठीक है। नहीं है। हाँ ठीक है, मैं फिर करेक्ट कर रही नहीं, हूँ मैं आपको एक और बात मैं वही बताता हूं। कहूंगी। सुनिए ना सर, जो डीजीएमओ कह रहे हैं मैं उसी बात को मानूंगी। किया आपने, जब ये काम किया तो उसके पहले या उसके बाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या घट जाता? बस इतनी सी बात आपसे पूछ रही हूँ, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या घट जाता? रुबिका जी, हम चर्चा करने के लिए बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन चर्चा का मकसद राजनीति हो और देश नीति ना हो, तो अब समझ में आता है कि ये राजनीति All ज्यादा right, करना अनुराग चाहते धाना हैं। जी। देश से तो उनको केवल राजनीति मकसद था, इसीलिए ये फैसला टाल दिया गया, नहीं लिया गया। क्योंकि जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, कितने जहाज मार गिराए हैं, ये सब दुश्मनों को फायदा पहुंचाता। सो बेहतरी इसी में थी कि बेहतर वक्त का इंतजार किया जाए। अनुराग जी, देखिए रुबिका जी, अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, तो फिर विपक्ष के सांसदों को विदेश में क्यों भेजा? उन पे विश्वास नहीं था तो उनको क्यों भेजा? तो ये सवाल खड़ा होता है निश्चित तौर पर। और जितने सांसद गए सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से देश की बात को दुनिया के सामने रखा। हमारा तो पहले से ये कहना है कि जब पुलवामा का हादसा जब हुआ था, जब पुलवामा की घटना हुई, तब भी भेजा जाना चाहिए था सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में, ताकि बताते, पाकिस्तान को बेनकाब करते। उरी वाली घटना जब हुई थी तब भी भेजा जाना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा गया? पहले तो 150 देशों में प्रधानमंत्री जी बिना विदेश मंत्री के अकेले ही घूम के आ जाते थे, किसी को नहीं लेके जाते थे। भाई तब भेज देते, सारे लोगों को एक संगठित आवाज जाती देश की, सबको पता लगता। अब जब सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं, या अब जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की दिक्कत क्या है? बीजेपी की दिक्कत यह है कि इनको लगता है कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो सारी पार्टियां एक स्वर में सेना के लिए तालियां बजाएंगी, वहां पर सेना को बधाई देंगी कि उन्होंने जो शौर्य दिखाया। ये नहीं चाहते कि सेना को क्रेडिट मिले इस पूरे के पूरे
जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ये चाहते हैं कि मोदी जी जाएं अलग अलग आप ऐसे नहीं दे सकते सेना को बधाई, ऐसे सेना को बधाई नहीं दे सकते क्या? अरे आपको बधाई देने के लिए क्या पार्लियामेंट सेशन चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट सेशन चाहिए, आप ऐसी बधाई दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं आप ऐसी बधाई दीजिए ना, सेना को बधाई दीजिए। अरे भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा ना जफर जी, आप बधाई दीजिए सेना को। नहीं आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, मेरे बधाई दो भाई सेना को। तो मैं रुबिका जी आपको नहीं पसंद आ रहा था जब अनुराग भदौरिया बीच में बोल रहे थे, आपको ना पसंद आया ना, आपने कहा रुबिका जी मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मुझे नहीं पसंद। मैं तो टोक नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ तारीफ कीजिए। अच्छा, आप जो करते हैं वो टोका टाकी नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया जो करते हैं वो टोका टाकी है, ठीक नहीं है ना? टोक नहीं रहा, कह रहे उनको खूब तारीफ कीजिए, मैं तो इनको सराह रहा हूँ। अरे भाई सराहिए, लेकिन अपने अपने वक्त में सराहिए ना। ऑल राइट सर, हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी साहब भी है, जल्दी से 20 सेकंड में ढांडा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड। अरे सारे सेकंड आप ही ले लेंगे, रुकिए भदौरिया जी रुक जाइए, अनुराग ढांडा बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं रुबिका जी सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि स्पेशल सेशन ना बुलाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर पर जो सेना के शौर्य का प्रतीक है, इस पर राजनीति करना चाहती है, इसको राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले चुनाव के लिए, जो कि बहुत ही भद्दी बात है, जो बहुत घटिया बात है। जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हुई। जब आपने प्रतिनिधि मंडल भेजा, सारे सांसद आपके साथ खड़े हुए। पूरा देश एकजुट था इस ऑपरेशन के पीछे। तो भाई एक मंच देना चाहिए था ना, एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था। हमारे कुछ सुझाव होते तो हम सुझाव भी देते। अगर देश के सांसदों को तारीफ करनी थी सेना की तो खुले दिल से तारीफ करते। नहीं तो यूं ही कर लीजिए ना, आपने तो नहीं, आपने तो, आपके तो आतिशी जी ने ये कहा कि कहाँ दिखे वो सरेंडर करते हुए, सवाल पूछ ही लिया था ना। अब ऐसे बेतुके सवाल आप करेंगे? नहीं, किसने कहा नहीं पूछा? मैंने सुना, अपनी कानों से सुना है सर। रुबिका जी सुनिए ना, आप क्यों बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन में फंसती हैं? वो प्रोपेगेंडा क्या एडिट करके क्या? मैंने सुना है, जो सुना है वही पूछ रही हूँ ना। अमित मालविया ने ट्वीट किया था, मुझे मालूम है, उस पे। अरे मैंने तो अपने न्यूज 18 इंडिया के उस पे सुना है सर। तौर पे हमारे एक नेता के नहीं, हर नेता का बयान है कि हम अच्छा बुरा किसी भी परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक में संजय सिंह जी ने कहा, आप जो फैसला लीजिए, चाहे फायदे का हो, नुकसान का हो, अच्छा हो बुरा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फिर अगर हम एक जायज बात पूछ रहे हैं कि आपने, अनुराग जी देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो जायज बात करेंगे, जो जायज बात करेंगे, यहाँ बैठा कोई एंकर या दुनिया का कोई भी शख्स आपको गलत नहीं ठहरा सकता है। जायज बात करेंगे तो आप एकदम ताल ठोक के करेंगे, और कोई कुछ भी कह दे वो गलत साबित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके नेता की तरफ से ये सवाल पूछा गया है तो वो सवाल आप ये कह करके प्रोपेगेंडा मशीन है उसको आधा काट के, अबे आधा भी काटेंगे अगर उसे अनुराग जी, तो कहां से काटेंगे कि हमने तो नहीं देखा है सरेंडर करते हुए? कहां किया सरेंडर? ऐसा ही कुछ था ना, मैं शब्दशः तो नहीं बता रही हूं, लेकिन ऐसा ही कुछ भाव था ना। 20 सेकेंड और उसके बाद विंग कमांडर बख्शी सर। मैं बता देता हूं, और जो बात कही जा रही थी मैं उसको दोहरा देता हूं। हमने आधिकारिक तौर पे पार्टी ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने, ये बार बार कहा जा रहा था बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया। हाँ। तो हमने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया, हाथ जोड़ते हुए पाकिस्तान आया, तो आपने उन पाकिस्तान के आतंकियों को सरेंडर क्यों नहीं कराया जिन्होंने घटना की पहलगाम के अंदर? आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा सारे आतंकी कैंप बंद करो, जितने वांटेड जितने भी आतंकवादी उन सब हमारे हवाले करो? कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग ढांडा जी, आप तो इतने, आप देखिए, आपने तो सुनिए, खालिस कोई नेता, अनुराग ढांडा जी, खालिस कोई नेता ये बात करता तो फिर भी मैं एक बार के लिए मान जाती। आप तो फील्ड में उतरे हुए रिपोर्टर है भैया, आपने तो मीडिया का एक अभिन्न अंग रहते हुए काम किया है। आपने कब ऐसा मौका दे? आप सुनिए एक बात सुनिए, 1971 का मसला वाज अ डिफरेंट, दिस इज न्यू एरास फाइट वॉर सर, है कि नहीं? बताइए मुझे। प्रफुल्ल बख्शी साहब यहां पर मौजूद है। विंग कमांडर बख्शी, सुना आपने अनुराग ढांडा क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं दिखे आतंकवादी सरेंडर करते हुए, क्यों माफी मांगते हुए नहीं दिखे हैं, क्यों नहीं वो तस्वीरें आई है? आज भी हम ये सवाल कर रहे हैं। थैंक यू रूबिका जी। मेरी इमेज दिख रही है आपको? मेरे को यहाँ कोई, मैं पहाड़ी पे बैठा हूँ किसी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन सर, और आपकी आवाज भी आ रही है, और वो लकड़ी वाली रूफ भी हमको दिखाई दे रही है। ओके। सो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो
मामला जब सिक्योरिटी और इतना सीरियस होता है तो इसको ऐसे लाइटली नहीं लिया जाता। मैं सारी डिबेट सुन रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर और ये फील करते हैं कि अगर मॉनसून का सत्र आ रहा है तो उसमें बात हो सकती है, तो उसमें बात होगी। और दूसरी बात ये है कि क्यों सरेंडर नहीं करते, दिखाई देंगे क्यों, हमने कोई पब्लिसिटी की रील बनानी है कि हमको उनको दिखाई देना है, कोई हमको पैसे की कमाई करनी है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी डिक्टम। कोई चीजें हैं जो नहीं दिखाई जाती, कई चीजें दिखाई जाती हैं। अगर इसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी हम सबको, फिर पता चलेगा कि क्या दिखाना चाहिए। पर एक डेमोक्रेसी है, अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि सेंटर हर वक्त ही गलत है और ये, तो फिर इसमें देश की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हनन होता है। तो कोई गुनाह नहीं है सर। तो पार्लियामेंट में जरूर जाएंगे, तो कोई गुनाह नहीं है सर। अगर पार्लियामेंट बुला लिया जाता है तो सर विपक्ष का भी क्या, देश का भी सम्मान है सर। हम तो आर्मी की तारीफ करेंगे, देश की सेना की तारीफ करेंगे, उनकी जाबाजी की तारीफ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मारा है पाकिस्तान वालों को, हम तो तारीफ करेंगे। अनुराग जी, बुला लीजिए, विशेष सत्र की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बात होगी? पार्लियामेंट के पटल पे क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अरे तारीफ करनी है तो यूं ही कर दीजिए ना। पार्लियामेंट के पटल होने क्या दिक्कत है? यूं ही कर दीजिए ना तारीफ। यूं तारीफ करने में आपका हलक सूख रहा है। आपको चाहिए विशेष सत्र बुलाइए, तभी हम तारीफ करेंगे। आपके भी अजीब और गरीब ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कहते हैं हम तो पूरा टाइम सरकार के साथ थे। कोई एहसान नहीं किया आपने, सरकार के साथ थे। आपको सरकार के साथ जब देश में युद्ध जैसी स्थिति होगी तो होना ही पड़ेगा। जनता ने आपको देश की रखवाली के लिए चुना है, देश के डेवलपमेंट के लिए चुना है, अपनी पार्टी के डेवलपमेंट के लिए नहीं। तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपने परिपक्वता का उदाहरण दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर एहसान मत जताइए कि हम तो साथ खड़े थे। होना ही पड़ेगा साथ, ये देश का सवाल है।